प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं पूर्वांचल रॉयल पार्क, जहां घर के साथ आपको मिलेगी अच्छी लाइफस्टाइल और वो भी वक्त पर। नाजरीन, आपका इस्तकबाल है एक और एपिसोड में हम बदलेंगे देश बदलेगा के। दुनिया भर में इस किस्म की सोच आज सर उठा रही है कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल गेट्स का नाम इसलिए दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा नहीं जाता क्योंकि वो करोड़पति आदमी या बिलियनर है, वो क्योंकि सबसे ज़्यादा दान भी वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है वो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास आजकल बहुत कुछ है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस सोच से जुड़ रहे हैं कि हमारे होने से अगर आसपास के वातावरण में उसकी रोशनी नहीं फैलेगी तब तक हमारे होने का नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सरकार को भी करना चाहिए, उनको भी इंसेंटिव्स देने चाहिए कि भैया क्या फलाने, अगर आप सेक्टर को बिलोंग करते हैं, अगर आपने अपने काम के ज़रिए कुछ ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कि गांव को अपना लिया, किसी स्कूल को आपने सपोर्ट करना शुरू किया, किसी गर्ल चाइल्ड के इशू को आपने सपोर्ट करना शुरू किया, तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे। तो शायद एक लार्जर सिविल सेक्टर जो है इस किस्म के मूवमेंट में जुड़ेगा और फिर एक और ये बदलाव जो है एक्सेलरेट होगा। आप जैसी पर्सनालिटी बॉलीवुड इंडस्ट्री में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यूर अ बिग सेलिब्रिटी, आप अपनी आवाज़ से हिंदुस्तान के कई दिलों को राहत भी दिए हैं। आपकी आवाज़ से कई ऐसे इश्यूज़ को आपने बढ़ावा दिया है, लोग आपको सुनना भी चाहते हैं। आपकी बात पे जो है इतना वज़न भी है कि उसको सुनकर लोगों के अंदर ये भी लगता है कि हमें कुछ अडॉप्ट करना चाहिए, बदलना चाहिए। मैंने आपको कई बार सुना है। हिंदुस्तान के एक बड़े फ्रेम में आपकी एक अलग पहचान है। आपने हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ के साथ, लोगों के दर्द के साथ और जस्टिस के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। आपके अंदर कोई ऐसा सोच होगी, हो सकता है आने वाले दिनों में, कि आप कोई ऐसी चीज़ पेश करें दुनिया को, एक शाहकार, जिससे कि सही मानों में हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तानों के यूथ को लेकर उनमें वो जज्बा और जोश पैदा कर सके हम, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन आप उस मैसेज को पहुँचाएंगे तो लोग उसको इज़्ज़त से और उसको सोचेंगे और समझेंगे, और हो सकता है कि उससे कुछ देश में बदलाव आएगा और डेफिनेटली हमारे यूथ को एनर्जी मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगा। आप ऐसा कोई सोच रखते, ऐसी जो ख्याल रखते हैं? देखिए, हमने बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई जिसमें समाज के कंसर्न्स को हमने दर्शाया है। अगर आप हमारी अर्थ फिल्म उठा कर देख लें तो वहाँ पर एक औरत के अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन की, अपने पैरों पे खड़े होने के जज्बे को हमने प्रोजेक्ट किया है। हमने सारांश में एक बूढ़े इंसान की ज़िंदगी को प्रोजेक्ट की है जो अपने बल पे खड़ा होकर अपने बेटे की हत्या के बाद में अकेले ज़िंदगी के करप्शन से जूझता है। हमने ज़ख्म में हिंदुस्तान के सेकुलर क्रीड की बात की है कि हिंदुस्तान अगर जिएगा तो सेकुलर उसकी सोच पे जिएगा, नहीं तो तब तहस नहस हो जाएगा हिंदुस्तान। और गर्ल चाइल्ड का जिक्र हमने तमन्ना में बहुत शिद्दत से उठाया था कि जिस मुल्क में आप औरत को देवी का दर्जा देते हैं, वहाँ पर आप उनकी हत्या भी करते हैं, ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। और डैडी में हमने अल्कोहलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो हमने लगातार सोशल मैसेजेस दिए हैं। आने वाले कल में मेरी आँख होगी रूरल इंडिया पर, क्योंकि मुझे लगता है कि रियल हिंदुस्तान जो है वहाँ पर बसता है। मैं बस्तर में उस शख्स की कहानी जो कहना चाहता हूँ जो एक बहुत साधारण ट्राइबल है और वो कैसे निराश होकर एक मिलिटेंट तंजीम के हाथ में एक मोहरा बन जाता है। उसकी कहानी कहना मुझे लगता है एक ऐसी सोच को स्पॉटलाइट करना है जो आज हमारे बीच में जिंदा है। ये मेरी कोशिश रहेगी। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं कि यूथ के अंदर एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो ख्वाहिश, जैसे मैं बताया कि पैशन के ज़रिए, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, नेशनल हॉलीडेज जितने होते हैं, दीज आर ऑल reminding us about our strength as
फ्रीडम डेमोक्रेटिक नेशन, उसमें यूथ की तरफ से एक ऐसा सुझाव हो कि कंपैशन डे, हिंदुस्तान में एक ऐसा दिन हो साल में एक दिन जहाँ पे अपने रिसोर्सेज को लेकर हिंदुस्तानी यूथ उस जगह पहुँचे जहाँ पे रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे जिंदगियाँ जो है सिसक रही हैं, और उनकी ज़िंदगियों में बदलाव पैदा करें। ऐसा दिन हमारे सिस्टम में हो, शायद उससे भी हमारे अंदर एक सोच आएगी कि हम बदलना चाहिए, हम इस देश को बदलना चाहिए, इन लोगों में राहत पैदा करना चाहिए। तो इसके लिए आप समझते हैं, यू रियली फील दैट विल? हाँ, आई थिंक इट्स ग्रेट आइडिया। एक कंपैशन डे जिसको कहते हैं, करुणा का दिवस, वो अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं पर उस कम से कम उस दिन तो लोगों में ये सोच जागेगी कि भैया कि मुझे थोड़ा अपने से नज़र हटाकर अपने पड़ोसी को देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए जिसके पास शायद वो साधन नहीं है जो मेरे पास है। और शायद उस दिन के इस एक लम्हे के लिए भी अगर सोच ले तो बहुत कुछ बदलेगा। और ये फिर वो एक दिन जो है आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन में कन्वर्ट होगा, और 2 दिन 3 में होगा, और फिर एक प्रैक्टिस बनेगी। मगर शुरुआत आपने बहुत सही फरमाया कि ये अगर हो जाए कि एक करुणा डे हो या कंपैशन डे हो, तो वाकई एक रेवोल्यूशनरी हम बदलेंगे, और हमारे अंदर एक परिवर्तन की एक किरण कहीं पर अंधेरे में। महेश भट्ट जी, हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। नाजरीन, वेलकम बैक टू हम बदलेंगे देश बदलेगा। हमारा प्रोग्राम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। लेकिन देश को बदलने के लिए जो ताकतें हमारे अंदर आनी चाहिए, जो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो वैल्यू सिस्टम होने चाहिए, जो एथिक्स एंड मॉरल्स की होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें एक इंसान के कैरेक्टर से भी जुड़ी हुई हैं। और ये हम कई बातें ऐसे किए इन पेरिफेरी ऑफ होल नेशन कि जहाँ पे आदमी को सैक्रिफाइसेस करना चाहिए, जहाँ पे आदमी को अपने आप से जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए ग्रोथ ऑफ नेशन में। तो एक क्रेडिबल पर्सनालिटी जो होता है, एथिकली वैल्यूड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ही विल बी ए बेटर पर्सन टू रियली टेक फॉरवर्ड द चैलेंजेस ऑफ द नेशन। तो उसमें कहीं उसके कैरेक्टर में, उसकी सोच में कहीं ऐसी कलर्स नहीं आ जाएंगे जिससे वो जो है वीक हो जाए। मुझे एक एनजीओ के बहुत बड़े एक रिप्रेजेंटेटिव ने बात कही कि ये जो कहते हैं मैरिज इंस्टीट्यूशन बहुत सेक्रेड है, मैरिज इंस्टीट्यूशन बहुत सेक्रेड है, ज़रा हमारे मुल्क के उन इलाकों में चल के मैं दिखाना चाहती हूँ कि घर में जिस किस्म का जुल्म होता है शादी के बाद में औरतों पे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये भी गलत है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसके बाद में आपको एक टिकट मिल जाता है कि स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। शादी के बाद भी घर जो है वो नरक बन सकता है, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। जिम्मेदारी लेनी पड़ती है आपको लोगों में। ये तो इंस्टीट्यूशन है हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए रिलीजन और कल्चर। मगर मैंने देखा है कि शादी के बाद भी लोग कहाँ जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है। तो शादी, ये किसने कह दिया कि शादी के बाद में लोग जिम्मेदारी लेते हैं? या शादी के बाद में जो जिम्मेदारियां मर्दों को लेनी चाहिए औरतों की, या वाइस वर्सा, ऐसा कहाँ है? हम लाखों मिसालें हैं। तो किसी इंस्टीट्यूशन को दोष ना दें हम, व्यक्ति पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है। ये पॉसिबल है कि आप बिल्कुल किसी इंस्टीट्यूशन में ना माने, मगर आपका बर्ताव एक दूसरे की तरफ ऐसा हो कि उसको आप एक सिविलाइज्ड मेजर से कहें कि हाँ ये सही बर्ताव है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि कौन से 3 चीज़ें हैं जो हमारे यूथ में चेंज ला सकती हैं? देखिए, 3 बातें मैं इस ऑर्डर में कहूँगा। एक बात, नंबर 1 ये है कि अपने से आँख हटे तो सामने वाले को या पड़ोसी को इंसान देखता है। थोड़ा अपने ज़िंदगी के मनोरंजन के ये जो ट्रेडमिल पे जहाँ पर वो चल रहे हैं आज, उससे हटकर एक पल तक के लिए, एक क्षण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को देख ले जो ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो जूझ रहा है, जो लड़ रहा है, जो तकलीफ़ें झेल रहा है, उसको एक पल के लिए देख लें। एक दूसरा ये है, वॉक योर टॉक। जो आप बोलते हैं उसको करो। करना जो है वो अहमियत उसकी ज़्यादा है, क्योंकि यू आर वॉट यू डू। जो आप करते हैं आप वो होते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन भी वही करता है, वो बोलता है, करता नहीं है। और आप भी कुछ ऐसे ही, फिर आपको कोई हक नहीं पॉलिटिशियन की निंदा करने के लिए। आप
कुछ कीजिए। बातें 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 बातें, ये मुल्क जो है इसका सत्यानाश बहुत सारी बातों से हो गया। बातें करना छोड़ दो, डू समथिंग। एंड फाइनली यू डोंट हैव दिस यूथ फॉर एवर। ये जवानी जो है ना हमेशा के लिए नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। या आपको लगता है कि आप 5000 साल जिएंगे? नहीं, आप पलक झपकते देखेंगे कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि फ्यूचर तभी बनेगा जब आज आप एक्ट करेंगे, अभी एक्ट करेंगे। नहीं तो इस सरकार की तरह या पहली सरकार की तरह या हर सरकार की तरह जिन्होंने सिर्फ वादे किए, कहा कि तुम्हारे भविष्य के लिए। अरे भैया, अगर कल अच्छा चाहते हो तो आज आपको वो बीज बोने पड़ेंगे। और वो सोच जगाओ कि भैया मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पेड़ बोना चाहता हूँ जिसकी छाँव के तले मुझे बैठ करने के उसका आनंद प्राप्त करना ही नहीं है, मेरे बाद में और लोग आएंगे। That's generosity. वो सोच, दिस इज व्हाट आई फील दे शुड डू। महेश भट्ट जी, आपने हमें टाइम दिया एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिव अबाउट इट एंड आई रियली थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन हम बदलेंगे देश बदलेगा। ईटीवी की जानिब से, हमारी सारी टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा, हमने महेश भट्ट जी को कुछ सवालात भी किए थे और कुछ एडवाइजेस उनसे मांगे थे यूथ के लिए, और हम उन एडवाइजेस को लेके और कुछ और सवालात लेकर हम डायरेक्ट यूथ के पास जाएंगे। की कोशिश करेंगे कि नेशनलिज्म उनके लिए क्या मायने रखता है और यूथ पावर क्या चीज़ है, और हिंदुस्तान में अगर बदलाव आएगा और यूथ का रोल रहेगा तो वो क्या रोल होगा। बदलेगा। आपका इस्तकबाल है फिर एक बार हमारे प्रोग्राम में हम बदलेंगे देश बदलेगा। आपने देखा, हमने महेश भट्ट जी को कुछ सवालात भी किए थे और कुछ एडवाइजेस उनसे मांगे थे यूथ के लिए, और हम उन एडवाइजेस को लेके और कुछ और सवालात लेकर हम डायरेक्ट यूथ के पास जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनलिज्म उनके लिए क्या मायने रखता है और यूथ पावर क्या चीज़ है, और हिंदुस्तान में अगर बदलाव आएगा और यूथ का रोल रहेगा तो वो क्या रोल होगा। आइए नाजरीन, हम यूथ के पास जाने से पहले देखेंगे कि महेश भट्ट जी ने खुद क्या कहा था। नंबर 1 यह है कि अपने से आँख हटे तो सामने वाले को या पड़ोसी को इंसान देखता है। थोड़ा अपने ज़िंदगी के ये जो ट्रेडमिल पे जहाँ पर वो चल रहे हैं आज, उससे हटकर एक पल तक के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को देख ले रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो जूझ रहा है, जो लड़ रहा है, जो तकलीफ़ें झेल रहा है, उसको एक पल के लिए देख लें। एक दूसरा ये है वॉक योर टॉक, जो आप बोलते हैं उसको करो, क्योंकि यू आर वॉट यू डू। जो आप करते हैं आप वो होते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन भी वही करता है, वो बोलता है, करता नहीं है। और आप भी कुछ ऐसे ही, फिर आपको कोई हक नहीं पॉलिटिशियन की निंदा करने के लिए। आप कुछ कीजिए, बातें करना छोड़ दो, डू समथिंग। एंड फाइनली यू डोंट हैव दिस यूथ फॉर एवर। ये जवानी जो है ना हमेशा के लिए नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि फ्यूचर तभी बनेगा जब आज आप एक्ट करेंगे। अरे भैया, अगर कल अच्छा चाहते हो तो आज आपको वो बीज बोने पड़ेंगे। हम चलते हैं यूथ के पास, महेश भट्ट जी के दिए हुए उन एडवाइजेस को लेके, उन बातों को लेके, और जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान का यूथ कैसे रिफ्लेक्ट करता है। आइए आप मेरे साथ।
जो भी महेश भट्ट साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। वेल मैं एज एन इंडिविजुअल, कई सारे हमारे घर के पास पावर्टी लाइंस है, लो पावर्टी एरियाज़ है, वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आई इनकरेज देम फॉर स्टडिंग एंड आई गाइड देम। पीपल हु आर स्टडिंग, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको आई गिव देम करियर गाइडेंस, जो भी मुझे समझ में आता है। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स हु डू वर्क फॉर सम NGOs, दे गाइड देम फॉर करियर गाइडेंस। कई सारे लोग हैं जो चाइल्ड लेबर हैं, दे स्टिल प्रैक्टिस चाइल्ड लेबर। आई टीच देम कि चाइल्ड लेबर इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट, इट्स अगेंस्ट लॉ। सो आई इनकरेज स्टूडेंट्स एंड आई ऑल्सो इनकरेज वुमेन चिल्ड्रन, जो फीमेल जो तबका है अपना, कई सारे हैं अभी भी जो तालीम को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। तो आई डू इनकरेज देम दैट इवन गर्ल्स हैव द इक्वली राइट टू लर्न, स्टडी एंड ग्रो अप विद द नेशन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यूथ को जो कहते हैं वो करना भी चाहिए। उनके लिए सिर्फ कहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन होता ये है कि जब यूथ अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वर्किंग आवर्स में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, उन्हें रोका जाता है। जो पहले से वहाँ मौजूद हैं लोग, जिन्होंने जो करप्टेड हैं, जो वहाँ करप्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो उनको रोकते हैं कि नहीं, आप ईमानदारी नहीं कर सकते। और एक वजह ये भी है कि उनकी मेजॉरिटी है वहाँ पे, ज़्यादा वही है। कोशिश तो की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, हमेशा की जाती है कि सबको बराबर का दर्जा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल लिहाज से भी सबको बराबर का दर्जा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम अभी भी जब नज़र उठाते हैं तो बहुत सारे गांव देहात में कहा जाता है कि हमारा मुल्क ज़्यादातर गाँव में बसता है, 75%। तो वहाँ के लोग अगर हम देखते हैं तो बुनियादी सहूलत के हिसाब से बहुत नीचे हैं वहाँ पर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उन तक नहीं पहुँची हैं अभी तक। यूथ को ये करनी चाहिए कि हर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेज है जहाँ वो पढ़ते हैं, वहाँ एक ग्रुप बनाए, वो एक तंजीम बनाए और वो गाँव का दौरा करे, जहाँ जहाँ कमी है। NGOs जैसे काम करते हैं वो खुद एक काम करें, वो जाए वहाँ तक जा करके, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा कम अच्छा काम कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स है उनको वो फोकस करें, मीडिया में आके बताए, वो खुद लिखे और गवर्नमेंट को सिर्फ जो है वो आवाज़ उठाए, वो गाँव की जनता को लेकर के, गाँव की जो आवाम है, जो आबादी है, उसको लेकर के उनके प्रॉब्लम को सुने और फिर उसको सरकार तक पहुंचाए। पॉवर्टी हम बोल रहे हैं, लेकिन कई सारे गवर्नमेंट ऐसे सहूलियात बच्चों के लिए मुहैया कर रही है जहां पर उन्हें कुछ भी पे करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बात है, जो चीज़ रुकावट बन रही है वो है अवेयरनेस। वो सबसे अहम चीज़ है जो नहीं है लोगों में। मेरे ख्याल से एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे मुल्क में तरक्की लाई जा सकती है, मगर अभी जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। अगर हम देखें तो मतलब क्लासेस नर्सरी से लेके KG से PG तक हम 4 हिस्सों में लोगों को बांट सकते हैं। जो एक जनरल क्लास में जो लोग फर्स्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल, वो अक्सर डॉक्टर से इंजीनियर, टेक्निकल कोर्स या फिर प्रोफेशन में चले जाते हैं। जो दूसरा तबका है जो वो या तो मैनेजमेंट में जाता है या फिर जो आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं, वो लोग हैं जो इन पहले तबके को कंट्रोल करते हैं। और जो तीसरा तबका है जो फेल होता है या फिर जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है, वो बन जाते हैं पॉलिटिशियंस, और जिनकी जिम्मेदारी है मुल्क को चलाने की। जब एक पॉलिटिशियन, एक सियासतदान, एक बहुत बड़ा मतलब गलतकार हो, इस हैसियत से एक चोर हो, घास चुराने वाला इंसान हो, ताबूर चुराने वाला इंसान हो, तो वो यंग जनरेशन को क्या दे सकता है। इसी तरह जो हमारे बड़े बड़े की पोस्ट्स पर काम करने वाले लोग हैं, वो बड़े बड़े गफलों के शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने तालीम को पढ़ा है लेकिन चोरी के लिए। एजुकेशन नहायत ही अहम चीज़ है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त में एजुकेशन की पेशरफ्त होने के बावजूद हिंदुस्तान में करप्शन और दूसरी बुराइयां ज़्यादा आम हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं किसी मुल्क की तरक्की के लिए एजुकेशन मुकम्मल ज़ामिन है। मुकम्मल तौर से एजुकेशन ज़ामिन नहीं कह सकते हैं। वो एजुकेशन किसी मुल्क की तरक्की के लिए मुकम्मल तौर पर ज़ामिन हो सकती है जिसमें अखलाकियात शामिल हो। तालीम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम तरक्की करें और वो तरक्की हो जाए मादे की। इस तरक्की से इंसानियत की तरक्की होनी चाहिए, मोरलिटी की तरक्की होनी चाहिए। इन सब मसलों का मसाइल, जितने गरीबों के साथ जो मसले हैं, उनके लिए ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। इफ़ यू सी ऑन द अदर हैंड, देयर कई सारे तबके हैं जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। डे टू डे रिक्वायरमेंट्स जो 3 टाइम खाना, फूड, वाटर, शेल्टर, वो नहीं होता फुलफिल। तो हाँ, टू सम एक्सटेंट हम भी रिस्पॉन्सिबल है वो लोग के लिए। वी आर जस्ट अपन खुददार बन जाते हैं कि सिर्फ अपन अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। जब तक गांव की तरक्की नहीं हो सकती वो आगे नहीं बढ़ सकते। हर साल किसानों की खुदकुशी, उनका सुसाइड करना, इस बात को जो है वो बताता है कि गांव की तरक्की नहीं हो सकी, वहाँ गुर्बत है। इसकी वजह सर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है
जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी उसमें कमी है। सबसे पहले तो मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। खुद का मतलब आवाम, क्योंकि आवाम के अंदर बेदारी किसी भी चीज़ के लिए आनी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आवाम बेदार नहीं होती है, मतलब ये भी कहा गया कि अगर इस्लाम की बात करें तो जब तक तुम खुद नहीं खड़े होगे किसी चीज़ के लिए, आपको वो चीज़ मिलने वाली नहीं। अगर अपनी कंट्री को, देश को आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो येस वी नीड टू यूनाइट, वी नीड टू थिंक इन वन डायरेक्शन। What is that direction? That not growth of an individual but growth of a country. Very nice. As a nation. Very nice. As our own home, as a family we should grow, not as an individual. This is very crucial time where the youth of India should take a step ahead. और हमने जो देखा है आज तक हिस्ट्री में, जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जवानों के कंट्रीब्यूशन से और यूथ के रेवोल्यूशन से आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये आज का दौर जो है जवानों को एक किस्म का ऐलान कर रहा है कि वो आगे बढ़े, और जो है जो सोसाइटी में हम आए दिन जो देख रहे हैं, जो डिस्टर्बेंसेस देख रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस बोलिए या स्कैम्स के ज़रिए या और कुछ, उसमें जो है अपने व्यूज़ प्रेजेंट करें और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन ले टुवर्ड्स चेंजिंग द नेशन। यहाँ पर ना सिर्फ अवाम जिम्मेदार है, ना गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ये हम सबका हक है। हर किसी को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। होता है उमूमन हम ये देखते हैं कि अवाम जो है सिंपली गवर्नमेंट को इस पर ब्लेम कर देती है कि ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि हमें ये हक़ नहीं मिल रहे। हम लोग पॉलिटिशियन पर ये सभी जिम्मेदारी आयद करते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन को आगे लेने वाले कौन हैं? हम लोग हैं। बेशक हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, हमें अपने आप को पहचानना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितना पावर है, कितना हम कुछ बदल सकते हैं। जहाँ तक मुल्क की सूरत हाल है, एक अहम मसला है मुल्क में जो गरीबी है, पसमानदगी है, जो पिछड़ापन है। इसके लिए हुकूमती सतह पर भी कोशिशें हो रही है, गैर हुकूमती सतह पर भी कोशिशें हो रही है, इनफरादी और इज्तमाही तौर पर भी कोशिशें की जारी करी, NGOs कर रहे हैं, मीडिया वाले कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मुस्बत रिज़ल्ट आना चाहिए वो अब तक हमारे सामने नहीं आया। इसकी एक अहम वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हुकूमत जो फ़ंड जो पिछड़ापन के लिए मुहैया करती है, जो मुस्तहिक लोगों के लिए जो हुकूमत फ़ंड बनाती है, वो उन तक सही तरह से पहुँच नहीं पाता। या तो पहुँचता ही नहीं या कुछ ही हिस्सा पहुँचता है। बीच में जो अफसरान है वो खा जाते हैं, नेताओं के जेब में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यूथ सबसे अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि अगर हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा, पूरी सोसाइटी बदलेगी। बिल्कुल। नाजरीन, ये थी हमारी कुछ बातें यूथ के साथ, यूथ और नेशनलिज्म को लेकर, और वो बातें हमने उनसे डिस्कस की जो महेश भट्ट जी ने हमें कुछ एडवाइजेस दिए थे। वो सारी बातों को लेकर हमने यूथ से डिस्कस किया। हम इस बात से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर इस देश में बदलाव आएगा तो सबसे पहले हमें बदलना होगा इस देश को बदलने के लिए। नाजरीन, हम इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपने दोस्त आदिल मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।